चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं जैव प्रक्रम के कुछ टॉपिक्स। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। हमारी ज़िंदगी में जितने जीने के लिए ज़रूरी कार्य होते हैं उनको ही जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जीने के लिए हम कौन कौन से कार्य करते हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हम पोषण करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। हम सांस लेते हैं, वेरी गुड। उसके अलावा हमारे शरीर में कुछ चीज़ों का वहन होता है, वो घूमती हैं इधर से उधर। और साथ में जो गंदगी है उसे शरीर से बाहर निकालना। ये हमारे 4 मेन प्रोसेस है जो जीने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 सांस लेना, नंबर 2 शरीर का रक्त का शरीर के अंदर घूमना, ठीक है। अब जो गंदगी है उसे बाहर निकालना, और पोषण तो है ही ज़रूरी। अब हम जैव प्रक्रम के बारे में कर रहे हैं, हम खाली अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उन पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं जो सजीव है। मतलब हम सभी को लेकर चलेंगे, जितने भी जीवित हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे हम हैं, चाहे वो जानवर हैं। तो पोषण पे पहले आ जाते हैं हम। पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना और उससे ऊर्जा निकालना, ठीक है। उसका इस ढंग से प्रयोग करना कि ऊर्जा निकले। चलिए, तो पोषण के हिसाब से अगर हम पौधों की बात करते हैं तो पौधे अपना खाना पहले खाने से पहले उसको बनाते हैं। मतलब खाली खाना जो है हमारी तरह वो खाते नहीं हैं, उनको तो खाना बनाना होता है और फिर उसको यूज़ करना होता है। तो उस बनाने के प्रोसेस को जिसके द्वारा वो बना रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में ये काम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, जबकि जंतुओं के अंदर ये काम सबसे पहले वो मुंह में डालेगा, खाने का अंतर ग्रहण करेगा, उसके बाद अंतर ग्रहण करने के बाद पाचन करेगा, पाचन के बाद उसके अंदर से सारे पोषक तत्व निकालेगा, अवशोषण करेगा, फिर उस निकाले हुए पोषक तत्वों को अपने शरीर में मिक्स करेगा, रक्त के द्वारा मिक्स करेगा रक्त के अंदर। तो उसका स्वांगीकरण करेगा, हर एक के पास पहुंचाएगा, हर कोशिकाओं के पास रक्त, और उसके बाद उसके अंदर से जो भी चीज़ें नहीं चाहिए उसका उत्सर्जन करेगा या बहिर्करण करेगा। मानव में पाचन तंत्र के भाग कौन से हैं? मुंह से हमने खाना लिया, खाना गले के पाइप जिसे ग्रसिका कहते हैं उसके द्वारा अमाशय में जाता है, जे शेप का अमाशय होता है। उसके बाद शुद्रांत में जाएगा, फिर बृहदांत में जाएगा, और आखिरी में जो खाना हमें नहीं चाहिए वो मलाशय और गुदा के द्वारा बाहर आ जाएगा। चलिए, अब श्वसन की बात करते हैं। खाना हमने खा लिया, अब खाने में से निकालनी हमें ऊर्जा निकालने के लिए हमें सांस लेना पड़ेगा। जब हम सांस लेते हैं हमें वायु को अंदर लेने को बोलते हैं उच्छ्वास, ठीक है, और वायु को बाहर निकालने को बोलते हैं निश्वास। तो उच्छ्वास लिया हमने, वायु को अंदर लिया, गैस को मिलाया, हमारे फेफड़ों में कूपिकाएँ हैं, वो अपने आप जो गैस मिल सकती है मतलब ऑक्सीजन गैस, उसे रक्त के साथ मिला देती है। उसके बाद उन्हीं कूपिकाओं से जो गैस हमें नहीं चाहिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो आ जाती है, और वायु कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शरीर से बाहर का वायु का बाहर आना निश्वास है। अब आती है जीवों में श्वसन। ये थी सांस लेने की प्रक्रिया। श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी नाक से हवा वायु अंदर जाती है, वायु फिर श्वास नली जो कि खाने वाले पाइप के साथ साथ गले में से जा रही है, उसमें से जाके श्वसनी में बढ़ जाती है। 2 श्वसनी है, श्वसनी के बाद वो श्वसनिकाओं में बहुत छोटे छोटे पाइप से बढ़ती है, फुफ्फुस के अंदर घूमती है, फुफ्फुस के अंदर है कूपिकाएँ जो उससे भर जाती है। चलिए आगे चलते हैं। रक्त का परिवहन हमारे शरीर में होता है, मानव में रुधिर घूमता है। उसके अगर हम मानव के वहन तंत्र के बारे में बात करें तो मेन उसके अंदर रुधिर होगा, हृदय हो गया पार्ट उसका, और रुधिर वाहिकाएं होंगी। पौधों में वहन की बात करते हैं, पौधे में भी तो जल का वहन होता है। फ्लोएम और जाइलम 2 हैं। इसके बात करते हैं उत्सर्जन की, तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है,
जो चीज़ें उसको नहीं चाहिए, जल की मात्रा अधिक है, वो शरीर से बाहर निकालती है अपने पौधे। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, उसको भी शरीर से बाहर निकालती है। ऐसे ही मानवों में भी उत्सर्जन होता है, और वो किसके द्वारा होता है बेटा? किडनी के द्वारा होता है, जिसे इंग्लिश में किडनी और हिंदी में वृक्क कहते हैं। किडनी की जो आधारभूत इकाई है, किडनी जो बड़ी है, मतलब हमारी मुट्ठी जितनी होती होगी, अगर हाथ को देखें तो, है ना, इससे बड़ी नहीं होती। तो उसके अंदर जो काम करती हैं, जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उसको वृकाणु बोलते हैं। ये लिखा हुआ है बच्चों, वृकाणु। वृकाणु के भाग हैं बोमन, संपुट, ये मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। कोशिका गुच्छ उसके अंदर होता है, फिर नलिका होती है, उसके बाद हेलने का लूप होता है, हेलने का लूप, फिर नलिका है, और उसके बाद संग्राहक वाहिनी है। इस तरह से इस पूरे चैप्टर का सार आपको बता दिया। अब आगे थोड़ा और कराती हूँ बच्चों, उससे आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। तो हमारे पास 4 मेन जैव प्रक्रम हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना, शरीर के द्वारा उसका उपयोग करना। पोषण मतलब है भोजन को ग्रहण करना, शरीर के अंदर ले जाना, उसमें से पचे भोजन का अवशोषण करना, जो हमने खाना खाया है उसमें से जो मेन पोषक तत्व है उनका अवशोषण करना और उसका उपयोग करना। बस यही हमारा पोषण है। पोषण जीवों के आधार पे 2 तरह का हो सकता है। ऐसे जो स्वपोषी पोषण है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पौधे, वो अकार्बनिक पदार्थ या अजैव पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी पोषण कहते हैं। लेकिन हम अपने खाने के लिए औरों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो हम विषमपोषी पोषण है, मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, जैसे कि मानव और अन्य जीव। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु भी है बच्चों जो अपना भोजन बनाते हैं, मतलब उनके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण ही होता है, जैसे नीलहरी शैवाल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछी जाती है। इसकी अभिक्रिया को याद कर लेना, इसमें लिखा हुआ है रिएक्शन इसकी। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जमा करना है हमें जल के साथ, H2O के साथ, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये दोनों सिर्फ उपस्थित हैं, ये दोनों इस खाने के अंदर नहीं मिल रहे हैं। इनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा दे रहा है, क्लोरोफिल उस ऊर्जा को पकड़ रहा है। तो ये किस में बदल जाता है बेटा? ग्लूकोज में बदल जाता है, C6H12O6। साथ में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगी और कुछ मात्रा में जल निकलेगा। ये क्लियर है सबको? तो ये प्रकाश संश्लेषण की अगर आपको अभिक्रिया याद हो जाती है तो आप ऊपर वाला खुद लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन तथा जल की कुछ मात्रा भी बनाते हैं। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब अगर कच्ची सामग्री पूछ ले भाई, इसको बनाने के लिए, खाने को बनाने के लिए अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री है, तो मेन तो कच्ची सामग्री ये 2 हैं। लेकिन ज़रूरी अगर अनिवार्य भी पूछ लेता है तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल भी लिख देना। मतलब हम अगर चारों ही लिखाएं तो गलत नहीं होगा। आपके हिसाब से कच्ची सामग्री भाई ये 2 थी, लेकिन अगर किसी बच्चे ने सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल भी लिख दिया तो गलत नहीं होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? ये तो वायुमंडल से आराम से मिल जाती है। जल कहाँ से लेता है? ये जाइलम के द्वारा जड़ों से मिट्टी के अंदर से अवशोषण कर लिया जाता है।
होता क्या है प्रकाश संश्लेषण में? अब ये जितने पॉइंट्स हैं इनको आगे पीछे करके भी बोल सकते हो। सबसे वैसे पहला काम जो होता है वो हम सबको याद ही है, क्लोरोफिल हरा रंग, ये याद कर लो, पत्तियों में हरा रंग है। हरा रंग मतलब क्लोरोफिल, ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लिया? प्रकाश ऊर्जा, सूरज का प्रकाश है ना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अब ऊर्जा उसके पास, पत्तियों के पास हो गई खाना बनाने के लिए। दूसरा काम करना है, इस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तो नहीं यूज़ कर सकते, इसको चेंज करना है, बदलना है रासायनिक ऊर्जा में। मतलब प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना या रूपांतरण। अब क्या होना है? बदल गई रासायनिक ऊर्जा में। अब इस ऊर्जा का यूज़ करना है जल के अणुओं को तोड़ने में। जल के अणु को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन कर दो। तीसरा स्टेप होना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने लिया है उससे कार्बोहाइड्रेट बना दो। तो ये प्रोसेस हुआ प्रकाश संश्लेषण का। अब ये प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण की जो ये प्रक्रिया है होती है पत्तियों में है। पत्तियों के अंदर भी अगर हम पत्तियों को काट कर चेक करें, पीछे की तरफ से उसमें से छील कर एक पतली सी परत निकालें, उसकी स्लाइड बना लें, है ना। मान लो ये परत निकाल ली और उसकी स्लाइड बनाई, और इस स्लाइड को मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये कैसी नज़र आई? ये कुछ इस तरह की नज़र आई कि बीच बीच में इसमें कुछ ऐसी सी आकृतियाँ हैं छोटी छोटी। ये हैं स्टोमेटा, जिनके बीच में छिद्र होता है। इस छिद्र से ही क्या होगा बेटा? इस छिद्र से ही जल अंदर, जल का उत्सर्जन होगा, मतलब वाष्पोत्सर्जन होगा। साथ में गैसों का भी आदान प्रदान इसी क्षेत्र से होगा। रंध्र के दो मुख्य कार्य ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन में जल रंध्र के द्वारा ही बाहर आता है। इसका चित्र बहुत आसान है, जो मैंने अभी आपको बताया था वैसा ही है, बस उस बीन्स के अंदर जो मैंने बनाई थी इसके अंदर ये दिखा देना। क्या है ये आपकी द्वारक कोशिकाएं हैं, ये बहुत मेन है। यही इस बीच वाले छेद को मोटा और पतला करती हैं, मतलब खोलने और सिकोड़ने का कार्य करती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। मेरे हिसाब से आज का आपका पूरा हो गया बेटा। कल हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, मतलब जो करने वाले हैं वो आपका विषम पोषी पोषण होगा। तो गुड बाय बच्चों, ये आपको नेक्स्ट में मैं समझाती हूँ।